हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेटा सब्जेक्ट केमिस्ट्री 2023 सेट नंबर 5 कोड सी सॉल्व करेंगे और एक ही क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एबनॉर्मली लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास इसमें से किसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, कम होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लें कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी ये होता है कि आपके पास मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये सेल हैं। मैं एक सोडियम का एग्जांपल ले लूँ 281। अब सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। 4 ऑप्शन है आपके पास, लैंथेनम, गैडोलीनियम, ल्यूटीशियम, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम लोग ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें आपके पास लिखा है सब कुछ। अब क्या होता है, एल मतलब लैंथेनम। ठीक है, तो लैंथेनम जो आपके पास है ये यहाँ से इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा लैंथेनम का, 57। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनान ये है 4f0 5d1 6s2। ठीक है, अब आप देखोगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, यदि यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लॉस करें, एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। फिर आप इलेक्ट्रॉन निकालें दूसरा तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या कहलाएगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक, अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, मान लो आपके पास पहले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट बोला जाएगा, फिर यहाँ से निकाला सेकंड बोला जाएगा। अब तुम्हें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पर फोकस करना है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं गैडोलीनियम का, और ये ल्यूटीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये 6s2 है। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो लैंथेनम 2+ है। अब ये चाहता है कि मैं 3+ में चला जाऊं। क्यों चाहता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 4f0 5d1। यदि एक इलेक्ट्रॉन ये भी लॉस कर देना तो ये चला जाएगा थर्ड में, तो हो जाएगा 4f0। अच्छा, 4f0 हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे इसके जो अंदर वाला मतलब सब जेनान आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा आ जाएगा, तो इसे स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, ऐसे देखोगे आप गैडोलीनियम के केस में 2 है मान लो। अब तुम्हें थर्ड में जाना है तो थर्ड में क्यों जाना चाहेंगे, जैसे अभी इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 5d1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको लॉस कर दें तब इनके पास ये 0 हो जाएगा, बचेगा 4f7। तो देखिएगा यहाँ 4f0 और उसके बाद जो पहले जो है क्या है, वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हाफ फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ल्यूटीशियम के केस में जब देखोगे तो आपके पास यहाँ पर 4f14 5d1 आता है ना, तो इसको लॉस कर दे तो 3 में चला जाएगा, तो 4f14 आ जाएगा। तो मेरे पास फोकस करना 4f0। ठीक है, इसके पहले देखिए यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई आपके पास कोई एलिमेंट प्राप्त करता है तो कहते हो स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। ऐसे 4f7 में हाफ फील्ड है और यहाँ पर फुल फील्ड है,
तो हम लोग जब क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ कहते हैं कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर वही केस आने वाला है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर बॉक्स में थोड़ा हम पढ़ लें। लैंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटीशियम हैव एबनॉर्मली लो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी या लो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। वैल्यू बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगा। आप 4f0 होने पर उसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगा क्योंकि इसके पहले जिनान आ जाएगा जो इनर्ट है। ऐसे 4f7 और 4f14 ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, तो ये रीजन था। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जगह पर आप आयनाइजेशन एनर्जी रख करके समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बी पार्ट पर। और बी पार्ट क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द रेट कांस्टेंट द हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 180 ग्राम वाटर के मोल क्या होंगे, तो ये हम लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देखिए 10 मोल होंगे, ठीक है। यहाँ भी आपके पास दिया है। अब हम देखते हैं कैसे निकाला जाएगा, पहले भी इसका डिस्कस हो चुका है। वेट दिया गया 180 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ जाता है 18, ठीक है। और मोल निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, स्मॉल w अपन स्मॉल m, तो यहाँ से आ जाएगा 10 मोल, ठीक है। चलिए सी पार्ट पर आते हैं हम लोग। सी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। सी पार्ट में आप जो देखोगे बेटा, तो ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेशन रखता है ये क्वेश्चन। तो द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन A + 2B एरो प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन R, ठीक है। इन्होंने इक्वेशन एक दिया है। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन विल भी क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी पूछ रहे हैं। तो बस रिएक्शन को देख लीजिए और यहाँ से जो स्टोइकियोमेट्री होती है रिएक्टेंट के पहले, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। ये दो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड आने वाला है मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पर देख लिया जाए, मैंने लिखा हूँ थर्ड, ठीक है। उसको उतार दिया हूँ जो क्वेश्चन में था, यहाँ पर देखिए। और इसके रेट का एक्सप्रेशन भी मैंने उतार दिया है। तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर थर्ड आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो लिखा हूँ मैं, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। ऐड कर दो कोफिशिएंट को। यहाँ जैसे ये है ना, तो इसके पहले 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 + 2 को ऐड कर दें, तो यही है मॉलिक्यूलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इन एन एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप, ठीक है। सिंगल स्टेप की बात करेगा। यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आते हैं ऑन कैनिजारो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड फार्म। कैनिजारो रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड बनाता है बेटा एक मेथिल एल्कोहल। आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा, ठीक है, देख लिया जाता है। लिखा है मेथिल एल्कोहल। अब आप देखोगे तो जैसे SCHO के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे कंसंट्रेट KOH की प्रेजेंस में। एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन होगा जो मेथिल एल्कोहल में जाएगा, और दूसरा उसके साल्ट में बनाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट रिएक्शन, ये दिए हैं RnH2 CHCl3 क्लोरोफार्म है 3 KOH, RnC 3 KCl 3 वाटर। द एबव रिएक्शन इज, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। आइसोसाइनाइड बनता है जो फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। तो आपके पास है कार्बिल एमीन। नेक्स्ट आपके पास आता है हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, तो इसमें 1 होता है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी होगा 1,
2 3 4। एल्कोहलिक ग्रुप मतलब OH ग्रुप, और कैसा इनको चाहिए, प्राइमरी। तो पहले लिख लो आप, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, CHO, ठीक है, CHOH 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 यहाँ पर कर लीजिए, और लास्ट में CH2OH। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मैंने ऐसे नाम दे दिया। अच्छा है, आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो ये जो OH है ना, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो भैया सेकेंडरी है, और ये भी सेकेंडरी है, ये भी, केवल यही एक ऐसा कार्बन है जो प्राइमरी OH ग्रुप इससे जुड़ा है, ठीक है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है OH। तो ये प्राइमरी अल्कोहल केवल कितना होगा, 1 होगा। देखो क्या होता है कि आपके पास जैसे मान लो कार्बन है, ये सब कार्बन है, अब यहाँ से यदि OH आप जोड़ोगे तो इसको कहोगे प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन ही कैसा है, प्राइमरी। अच्छा, प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे, वह कार्बन जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राइमरी कार्बन बोला जाएगा, और यदि प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा हो तो उसे प्राइमरी अल्कोहल बोला जाएगा। इसको मैं 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास यहाँ OH है, तो अब देखो जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, वो सेकेंडरी है, क्योंकि वो सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, 2। जैसे इसको आप देखोगे तो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ आने वाला है। तो इसीलिए अल्कोहल, इसमें जो ग्लूकोज में कितने होते हैं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल केवल एक ही होता है। ये तो आपके पास सेकेंडरी है, क्योंकि जब इसको देखोगे तो ये जो OH जुड़ा है ना जिस कार्बन से, इससे ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी है। अच्छा, ऐसे इसको भी देखोगे, यहाँ पर रखिए आप हाथ अपना, और यहाँ से देखो ये OH है। अच्छा, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, एक इससे, एक इससे, 2 से जुड़ा है, तो ये भी सेकेंडरी है। ऐसे ये भी सेकेंडरी, ये भी, केवल यही प्राइमरी है, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है, और यहीं से OH जुड़ा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर ये बोल रहे हैं, अब आपके पास संसार की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट को आपको बताना कि पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, तो चलो देखते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास जब 1 से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। जैसे अब हमारे पास आप देखोगे, मैंने आयरन ले लिया, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाए तो आपके पास ये आर्गन है, Ar, ठीक है, यहाँ पर आएगा 4s2 3d6। अब ये जो D सब सेल है, इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम 6, ठीक है। तो पहले एक ही इलेक्ट्रॉन भर लेंगे सब में, अब पेयरिंग करेंगे, तो अब देखोगे अनपेयर्ड कितना है, अनपेयर्ड मतलब सिंगल कितने हैं, तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं ऐसे लिखा, ये तो जोड़ा है ना, सिंगल होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, 4 आ गया। अब इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया जाए। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फार्मूला है √n n+2 Bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर 4 आ गया, तो उस फार्मूले में रख दें हम लोग 4 + 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 24, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.89। अब डायमैग्नेटिक क्या होता है देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। जब सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक बोला जाता है। जैसे जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो 4s2 3d10, और यहाँ पर आप करोगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर दोगे, फिर आपके पास आएगा बेटा, क्वेश्चन आ जाता है सोल्यूशन से। तो यहाँ पर देखिए सब पेयर्ड था इसलिए डायमैग्नेटिक, और ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा,
और ये पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करेगा। ये पॉइंट बी नोटेड। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन है, ये है सॉल्यूशन का। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी, दो लिक्विड दिए हैं, एक ए है दूसरा बी है, आर 80 mm एंड 60 mm रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 3 mole of A and 2 mole of B। ठीक है, तो ये दिए हैं क्या क्या, पहले दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए दिए हैं 80 mm, इसको P0 A मान लो। वेपर प्रेशर ऑफ बी दिए हैं 60 mm, इसको आप P0 B मान लीजिए। मोल ऑफ ए कितना दिए हैं 3, और मोल ऑफ बी कितना दिए हैं बेटा 2। आपको बताना है PS। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन ये बताना है। तो ये राउल्ट का ला लगाइए, राउल्ट फार्मूला PS इक्वल टू P0 A इंटू काई ए प्लस P0 B इंटू काई बी। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। पहली बात तो मोल फ्रैक्शन ए का निकाल लो, ठीक है, बी का निकालो। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, ए का Na के मोल अपान Na प्लस Nb टोटल मोल ना। तो Na के मोल कितना दिया है आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे Na के मोल 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 रख रहा हूँ, अपान Na के मोल कितने हैं 3 + 2, ये B के हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा। अच्छा, ऐसे मोल फ्रैक्शन आप B आपको निकालना है, तो Nb के मोल अपान Na प्लस Nb के मोल। तो Nb के मोल क्वेश्चन में दिया है 2, तो 2 को ऊपर रख दिया। 3 + 2 मतलब A के यहाँ पर 3 दिए हैं और B के 2 दिए हैं, फिर ये आ जाएगा कितना 2/5 आ जाएगा। तो बस अब काई B की जगह पर A रख दो और काई A की जगह पर A रख दो, और P0 A तो यहाँ दिया ही है, P0 भी दिया है, इस फार्मूले में आप रख दीजिए। तो चलिए देखिए, हम लोग P0 A की जगह पर 80 रख दिए हैं, इंटू काई A की जगगह पर 3/5 रखे हैं, प्लस P0 B की जगह पर 60 जो क्वेश्चन में दिया था, काई B की जगह पर 2/5। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, यहाँ से इसको काट दीजिए बेटा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 × 5 और यहाँ पर 5/1 और यहाँ पर 5 × 30, मतलब इसको आप ऐसे काट देंगे, यहाँ भी आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास 16 × 3 आ जाएगा, ठीक, प्लस 12 × 2, बस इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 72 mm। तो वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन कितना आ गया 72 mm। नेक्स्ट आपके पास आता है सी पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड है। व्हेन ए कॉपर रॉड इज डिप्ड into silver nitrate solution, why does the color of the solution turn blue? जब हम लोग कह रहे हैं कि कॉपर की रॉड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में जब डालते हैं तो सोल्यूशन का कलर ब्लू क्यों हो जाता है, तो चलिए देखते हैं। कॉपर एवब फ्रॉम Ag इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है बेटा, तो उसमें जो है वो कॉपर Ag से ऊपर रखा गया है। ठीक है, आपके पास देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर लिखा है, कॉपर डिस्प्लेस Ag फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। कॉपर जो है ना Ag को उसके साल्ट सोल्यूशन से हटा देता है, एंड कन्वर्टेड टू कॉपर 2+ आयन, और खुद कॉपर 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंस कॉपर 2+ आयन क्या होता है ब्लू कलर का होता है, दस सोल्यूशन चेंज टू ब्लू, इसलिए सोल्यूशन क्या होता है ब्लू कलर का हो जाता है। पहली बात, कॉपर को Ag से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रखा गया है। कॉपर जो है Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए Ag को उसके साल्ट से वो हटा देता है, और सॉल्यूशन का कलर कॉपर 2+ के कारण ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये आपके पास ECS मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। मैं कुछ ही एलिमेंट लिया हूँ, जैसे हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन के ऊपर जिंक, मैग्नीशियम, लिथियम सबसे ऊपर है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, यहाँ उसके बाद देखोगे कॉपर सिल्वर, तो कॉपर क्या है, नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यही तो मैं लिखा हूँ, कॉपर एबव फ्रॉम एजी, कॉपर एजी से ऊपर है। तो जो ये ऊपर वाले एलिमेंट हैं तो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसकी साल्ट से उसे हटा देंगे। और सबसे मेन पॉइंट रिएक्शन है, तो रिएक्शन आप देखिए, रिएक्शन आपको लिखना ज़रूरी होता है। कॉपर है, ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट का सल्यूशन है, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट ही है आपके पास AgNO3। अब आपके पास ये आपस में जब जाता है, जैसे आपने कॉपर इसमें मिलाया, तो ये कॉपर इसको Ag को हटा देगा, तो बनाएगा क्या, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, और कॉपर नाइट्रेट को जब आप सब देखोगे तो कॉपर नाइट्रेट में कॉपर 2+ में है, जैसे कॉपर नाइट्रेट का ये फार्मूला आपके पास है। ठीक है, इसको आप जब तोड़ोगे तो आपको मिलेगा क्या, कॉपर 2+ प्लस NO3 माइनस, ठीक है 2, तो इसकी वजह से कलर हो जाता है ब्लू। ठीक, और ये आपके पास सिल्वर है। अब हम लोग आते हैं डी पार्ट में, और डी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट आर मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो मोनोडेंटेट लिगेंड उसे बोलते हैं जिसमें वन डोनर एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिखा है द नेगेटिव आयन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन डोनर एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेट आर यूनिडेंटेट। ठीक है, द नेगेटिव आयन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन डोनर एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेट, जिसके पास एक ही डोनर एटम हो। जैसे यहाँ पर NH3 देखोगे जब, लेकिन लिगेंड के तौर पर इसका नाम लोगे बेटा तो इसे एमीन बोलोगे। Cl- क्लोराइडो है, वाटर आपके पास है। तो देखिए मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ, ये मेटल है और ये जो आपके पास लिगेंड है एमीन, ये जाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और साथ में लिख दो लिगेंड आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, वाई CO स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन क्लोराइड आयन। ठीक है, ये जो कार्बोनिल होते हैं ना CO, इसको लिगेंड के तौर पर आप कार्बोनिल पढ़ोगे। ये कह रहे हैं स्ट्रांग लिगेंड क्या होता है क्लोरीन की तुलना में। तो पहले तो यहाँ बात, फिर यहाँ भी मैंने लिखा है इसे, देखो ये बनाया मेटल, ये लिगेंड है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहा हूँ और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन लिगेंड आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, रीजन क्या है, पाई हैज कार्बोनिल हैज पाई बॉन्ड। अब ये क्या है कहानी, इसको देख लो। CO is a strong ligand due to the presence of pi bond available for donating pi electron to the metal ion oblique atom, while Cl- has pair of electron but less available for donation due to more delocalization of pi electron। तो CO में ऐसी क्षमता होती है ना कि मेटल के साथ क्या बना सकता है, सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड पार्टी से बनवा सकता है। तो देखो कैसे बना सकता है सिग्मा और पाई, तो आप देखेंगे जब मेटल यहाँ पर होगा और ये CO मान लो, पहली बॉन्ड देखो यहाँ पर, ये जो मेटल है और ये CO है, इसके बीच जो बॉन्ड बन रहा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लेकिन दूसरे में क्या होता है, इसका भरा हुआ ऑर्बिटल इस CO के खाली ऑर्बिटल से जाकर के पाई बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इसके बीच जब बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो इसमें ये होता है ना, तो यही इसको अलग करता है औरों से, इसीलिए कार्बोनिल ज़्यादा स्ट्रांग लिगेंड है क्लोराइड की तुलना में। तो ये आप फिगर दिखाइए इस रिएक्शन और रिप्रेजेंटेशन को, तो बेस्ट रहेगा। मतलब क्या है, CO क्या करेगा, मेटल के साथ सिग्मा तो बॉन्ड बनाएगा, अपना भरा हुआ ऑर्बिटल यूज करके, इलेक्ट्रॉन यूज करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन दोबारा क्या होता है, मेटल का भरा हुआ ऑर्बिटल से ये क्या बनाता, पाई बॉन्ड बना लेता है। तो ये सिग्मा पाई दोनों बनता है इसके बीच, इसलिए ये जो बॉन्ड है ना ये मजबूत हो जाता है। अब देखो इसमें जैसे इन्होंने इसके साथ बॉन्ड बनाया लिगेंड इसके,
तो इसके बाद ये मेटल का भरा हुआ इसके साथ बनेगा, तो इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और इस केस में जहाँ पर सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनता है साथ साथ, उसे सिनर्जिक इफेक्ट बोला जाता है। सिनर्जिक इफेक्ट, SYNERGIC इफेक्ट, ठीक है। सिनर्जिक इफेक्ट ये क्या करता है, बॉन्ड को स्ट्रेंथ कर देता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यू ऑफ CFC ये ऑक्टाहेड्रल है, वो डेल्टा ओ, CFC का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यदि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, स्मॉल होगी, तो वीक फील्ड लिगेंड कहलाएगा। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में क्या करना चाहता है, उसकी जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, तो पेयरिंग वीक फील्ड नहीं करवा पाता है। अच्छा, लार्ज वैल्यू ऑफ CFC, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो ये वैल्यू लार्ज होगी CFC की तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, यहाँ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं बेटा, पेयरिंग करवा देते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर आपके पास आएगा डाइल्यूशन का, ठीक है, डाइल्यूट करना है आपको। तो देखिए ये काफ़ी बार, एक आध बार और पूछा गया है अभी पहले के सेट में। तो विद डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसी को कंडक्टिविटी बोला जाता है। डिक्रीज है बिकॉज विथ डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इन 1 ml सोल्यूशन डिक्रीजेज, ठीक है। तो 1 ml सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयन कम होंगे, इसीलिए ये क्या होगा, कप्पा कम होगा डाइल्यूट करने में। कप्पा क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर ये है 1 ml, मान लो यहाँ पर सोल्यूशन है, ये 1 cc लिखा है, ठीक है, या इसी को आप 1 ml कर लो, दोनों बराबर है बात, ठीक है। अभी 1 ml में आपके पास 5 आयन है, तो 1 ml में इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो आयन होते हैं, ठीक है, 1 ml में इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस होती है उसे कप्पा बोला जाता है, कंडक्टिविटी। तो ये पर ml ये स्पेसिफाई कर दिए हैं कि 1 ml में उपस्थित आयन के द्वारा जो भी कंडक्टिविटी हो, जो भी कंडक्टेंस होता है उसे कंडक्टिविटी आप बोलेंगे। तो मान लो 1 ml में अभी आपके पास 5 आयन है, 1 2 3 4 5 मैंने दिखाया, और इसमें तुम 4 ml वाटर ऐड कर दो, तो पानी ज़्यादा ऐड करो लेकिन आयन उतना ही है, तो अब आपके पास वाटर हो गया 5 ml, और 1 ml में कितना हो रहा आयन, 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 ml में अब एक ही आयन बचा हुआ है। तो पहले 1 ml में 5 आयन था, अब 1 ml में 1 आयन है, तो आयनों की संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है पर ml, इसीलिए कप्पा कम हो जाता है, ठीक। टेम्परेचर पर देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखा है कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन, ठीक, कप्पा। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखिए, इंक्रीज टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इंक्रीजेज एंड ऑल टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेज एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पास पास मॉलिक्यूल है उसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा टूट जाएगा, तो भागने लगेगा, और भागने लगेगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी मतलब कितना लिक्विड, कितना मीडियम जो प्रोवाइड कर रहे हो कितना विस्कस है, तो ज़्यादा विस्कस होगा तो वहाँ पर कंडक्टिविटी कम होगा, क्योंकि आयन के मूवमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, तो यार नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास और देख सकते हो बेटा, ये हम लोग पहले से रिलेशन निकालें, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा था 1 ml में, तो कप्पा ज़्यादा था, कंडक्टिविटी ज़्यादा थी। जब तुम इसमें पानी मिलाए तो कंडक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि पर ml नंबर ऑफ आयन कम हो गए।
तो यहाँ पर उस यहाँ से हम लोग पॉइंट निकाल लें तो कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। और एक फैक्टर ये भी है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, ये भी डिपेंड करता है। तो चलिए ये पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में ये कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक कॉपर का, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका आप आईपीसी नाम भी लिख सकते हो बेटा, जैसे आपको जो दो कम मैटर लगे तो आप आईपीसी नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या आईपीसी नाम हो जाएगा इसका? टेट्रा, 4 है ना, टेट्राएमीन, ठीक है। कॉपर, सेकंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके लाओगे, और लास्ट में सल्फेट। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका आईपीसी नाम लिख सकते हैं टेट्राएमीन, डबल एम रहेगा, कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में सेकंड, और लास्ट में आप लिख दीजिए सल्फेट, ठीक है। ये कर लीजिए। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए। जैसे लिगेंड है, ये न्यूट्रल है, तो इस पर चार्ज 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। अब सल्फेट आपके पास है, इस पर -2 चार्ज होता है। तो मैं वही लिखा हूँ, इसका मुझे फाइंड आउट करना है एक्स का। तो x + 4 × 0 मतलब आपके पास यहाँ पर 4 है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, +1 × -2, ये आपके पास है तो -2 इसका हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? x - 2 = 0, तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा? +2। अब यही आपके पास यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इस पर क्या चार्ज होता है ये आपको लर्न होना चाहिए, तब आप निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, देखिए मैंने क्या लिख दिया हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज +2, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। देखिए अभी यहाँ पर ये मेटल आपके पास यहाँ से कितने लिगेंड जुड़े हैं बेटा? 4, तो यही इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, और ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। लास्ट में आपके पास यहाँ पर देखता हूँ 3D पार्ट इसका है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर। ये ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ जो रिएक्शन है ना, ये बार बार पूछा जा रहा है, हर सेट में आपको ये रिएक्शन मिलेगा, तो क्यों ना इसको आप याद ही कर लें। देखिए ब्रोमीन वाटर क्या होता है? ब्रोमीन क्या होता है? एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये CHO को COOH में चेंज कर देता है। यदि आप यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो ये CHO किस में चला जाएगा बेटा? COOH में। बस उसी को लिख लीजिए, ये ग्लूकोज आपके पास है और यहाँ पर बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को आपको बेटा क्या करना है? शेयर करना अपने साथ वाले स्टूडेंट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट केमिस्ट्री 2023, सेट नंबर 5, कोड है आपके पास E, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, राइट नर्नेस्ट इक्वेशन एंड ऑन एप्लीकेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन आपको राइट करना है, ठीक है। देखते हैं, आपके पास यहाँ पर आ जाता है नर्नेस्ट इक्वेशन, और इसको लिखना आप सब सीखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार सेट में रिपीट हो रहा है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ई सेल कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास आने वाला है नर्नेस्ट इक्वेशन, तो आपके पास यहाँ आप ई सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास देखोगे तो यहाँ ई सेल = क्या होता है? E0 सेल -2.303 RT/Na log base 10Q। आप सबको लिख लीजिए कि सबका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे ई क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है। E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको ये लेनी है। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा, ये वहाँ पर क्या है? फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 96,500 कूलाम पर मोल। अच्छा, यन क्या यहाँ पर है? यन आप विशेष ध्यान दीजिए, यन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
गेन और लॉस्ट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, हाँ क्यू क्या है, क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट है। ठीक है, आप एक देख लीजिएगा, जब मैं 2.303 R इंटू टी अपान एफ ये सब की वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, तो आपके पास आ जाता है इतना सॉल्व करने पर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना ये देखिए, इतना देखो आप सर्किल में बना रहा हूँ 2.303 RT अपान एफ, इस सभी की जगह पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको अब लिख देंगे। तो आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो इस तरह से लिखा होगा, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग क्यू। ठीक है, अब लॉग क्यू आपके पास है, यहाँ बेस 10 कर सकते हैं, यदि नहीं लिखा होता तब भी आप बेस 10 लेकर के चलें। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या होता है, ये होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, यहाँ पर प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं देखो उसी इक्वेशन को कैसे लिख दिया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। और अब आप सब देखोगे ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखा है ना, आप यहाँ से समझ सकते हो बेटा ये प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट इसकी जगह पर कैसे आया। तो एक ले लिया जाए रिएक्शन यहाँ पर, हालांकि ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। मान लो आपके पास यहाँ पर है ए और ये बी है, रिएक्शन करके सी और डी बनाता है। तो ये आपके पास रिएक्टेंट है कि नहीं बताइए, ये पूरा रिएक्टेंट है और ये पूरा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो मैंने ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग, ठीक है, बेस 10 आप कर सकते हो। ये देखिए ये सी है तो एक्टिव मास सी रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट, ये आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी को पावर में ला रहे हैं और यहाँ पर एक्टिव मास डी की पावर डी। ठीक है, तो ये आपके पास ये प्रोडक्ट वाला है कि नहीं बताइए, प्रोडक्ट वाला है ना, प्रोडक्ट अपान, अब यहाँ इधर आ जाओ, यहाँ पर एक्टिव मास से रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट एंड यहाँ पर इनटू एक्टिव मास बी रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये होता है नेक्स्ट इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इन सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, इसको आप पी से रिप्रेजेंट करो, इसको आर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा एक कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट का, कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का। ठीक है, तो किसी भी वैलेंस इक्वेशन को नेक्स्ट के फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके एप्लीकेशन को हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन इसका है भैया कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। ई सेल कैलकुलेट करने में इसका किया जाता है जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो। तो कैसे लिखते हो आप सब देखो, मान लो आपके पास ये है जिंक प्लस कापर 2 प्लस जिंक 2 प्लस कापर, ये सॉलिड है बेटा, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एन क्या कह रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर 2 का हो रहा है, जैसे मान लो जिंक 2 प्लस में जा रहा है तो 2 का चेंज हो रहा है, ऐसे यहाँ से भी तो 2 का चेंज हो रहा है, तो यहाँ 2 ले लिया। ठीक, अब मैं इसको नेक्स्ट इक्वेशन में लिखूँगा। तो देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग, ये देखिए प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट जिंक प्लस 2 मतलब इसका कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट में क्या है कापर प्लस 2। इसमें जो कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का लिया जाता है, जब सॉलिड होता है बेटा तो उसे यूनिटी मान लेते हैं, तो सिर्फ मैं आयन का लेता हूँ। ठीक है, आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर लिया गया, जिससे जिंक 2 प्लस आयन प्रोडक्ट में है उसका,
कॉपर 2+ आयन रिएक्टेंट में है तो उसका। नेक्स्ट आपके पास ये है कि प्रिडिक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है, होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में बताता है। डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी, यदि निगेटिव आ रही है तो समझिए कोई रिएक्शन फिजिबल होता है, और इस सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन फिजिबल होता है। तो इसको बताने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, रिएक्शन के फिजिबिलिटी को ये बताता है। और डेल्टा जी बराबर क्या होता है बेटा, -NF सेल। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी से स्टार्ट करते हैं, 4th का बी। अब हम लोग देखते हैं, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए आप सब। मान लो आपके पास यहाँ पर वाटर है, सॉल्वेंट है, ठीक है, और यहाँ पर गैस है, तो इसमें सॉल्युबिलिटी का कैसे इफेक्टिव होगा ये देखा जाएगा। तो मान लो आप इस गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो ये ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मान लो आप टेम्परेचर इस पर दे रहे हो तो गैस भागेगा बाहर, तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। और नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। तो देखते हैं, द गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर सॉल्युबिलिटी की डायरेक्टली है, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज। अच्छा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर भी डिपेंड कर रहा। तो कुछ आपके पास देखिए सर्टेन गैस है O2, N2, He, ये लेस सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया, HCl, SO2, CO2 ये हाई सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। अच्छा, प्रेशर ऑफ इफ़ेक्ट का हम यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो कैसे प्रेशर का इफ़ेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर इन लिक्विड में, उसको देखते हैं। तो यहाँ हेनरी लॉ आता है। अब हेनरी लॉ आप इसमें ज़रूर लिखिए जब ऐसा कुछ पूछे। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P इज प्रपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व। जितना प्रेशर लगेगा उतना गैस का डिजॉल्वेशन बढ़ेगा इन लिक्विड में। तो यहाँ पर ये ले लिए हैं मोल फ्रैक्शन काई, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो KH आ गया, ये हेनरी कांस्टेंट है। अब क्या यहाँ पर है वो बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे आप सब, यहाँ पर रिलेशन में निकाला हो, KH हेनरी कांस्टेंट, ये ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ भी इन्वर्सली था, तो KH के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए यहाँ पर भी डिस्कस कर लिया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th के सी पार्ट पर आते हैं। और ये क्या पूछ रहे हैं, एसिटाइलेशन एक टर्म है, इसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं कि एसिटाइलेशन क्या होता है। तो आप ये सिंपल सा जानिए, हाइड्रेशन जानते होंगे आप सब, डिहाइड्रेशन जानते होंगे आप सब ना। तो देखिए ये CH3CO, ये जो ग्रुप है ना, ये किसी के साथ जाकर के जुड़ता है तो उसे एसिटाइलेशन बोला जाता है। ये इतना ग्रुप जाएगा किसी के पास तो उसका क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन। अब ये ग्रुप कहाँ से आ सकता है, ये ग्रुप 2 जगह से आ सकता है आपको। पहली बात तो एक एसिटिल क्लोराइड, ये COCl है। अच्छा, इसको बाहर कर दोगे तो इतना तो हमारे पास बचेगा, ये जा कर के जुड़ेगा। और दूसरी बात आप एसिटिक एनहाइड्राइड से ला सकते हैं। ये देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास COCH3, तो ये मेरे पास यहाँ से आ सकता है CH3CO ग्रुप। ठीक है, तो इसी को मुझे लाकर जोड़ना है। तो आप देख रहे होंगे एसिटाइलेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप, वही जो मैंने बताया CH3CO इनटू एनी मॉलिक्यूल कॉल्ड एसिटाइलेशन। रिएजेंट यूज फॉर दिस पर्पज आर
कौन सा रिएजेंट यूज करता हूँ, जो भी मैंने बताया, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ से इतना आपको मिल जाएगा और यहाँ से इतना मिल जाएगा। तो ये कोई रिएक्शन लिख दिया जाए, तो रिएक्शन लिख दिया गया। देखो एसिटिल क्लोराइड लाया गया, एनिलीन लाया, एनिलीन में से जो NH2 का H है ये लिया और इसका Cl बाहर कर दिया और इसके N से इसके कार्बन को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसे ही तो मिलेगा, इसका N, इसका कार्बन। इसका नाम होता है एन फेनिल एसिटामाइड या एसिटिनिलाइड इसे बोला जाता है। अच्छा, एक और लिख लिया जाए, जैसे आप बहुत पढ़ते हो ना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये देखिए बेंजीन रिंग है, CH3COCl। अब इतना ग्रुप आएगा एसिटिल, इतना ग्रुप आएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा क्या, एसिटोफिनोन। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है। तो बस एसिटाइलेशन में 2 रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट में आओगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है और बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपके पहले के सेट में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है इसमें, द प्रोसेस विच चेंज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन विदाउट अफेक्टिंग केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे एग को उबाला जाता है ना, कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग, तो इसका जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है वो जम जाता है। ठीक है, कोगुलेट कर जाता है। एंड मिल्क का कर्ड में चेंज होना भी उसका एग्जाम्पल है। तो देखिए आपके पास कुछ बनाया गया नेटिव प्रोटीन, मतलब पहले ऐसा प्रोटीन था और जब डीनेचुरेशन हुआ तो ऐसा कुछ बन गया प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन होने के बाद जो उसे बनता है उसे डीनेचर प्रोटीन कहते हैं। और इस प्रोसेस में सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय, टूट जाता है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर बचा रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास है। तो अंडे को उबालना और मिल्क का आपके पास क्या होता है, कर्ड में चेंज करना, ये डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है सॉल्यूशन से रिलेटेड। यह ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहे हैं ऑफ M/10 यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। आर की वैल्यू दिए हैं, आर बराबर 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। अभी तो कोई इसी पर लग जा रहा, पाई इक्वल टू CRT गिवन है, C दिया है M/10, इसको 1/10 कर लो। आर की वैल्यू दिए हैं, टेम्परेचर को आप केल्विन में चेंज कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा। और मैं सारे डाटा को यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, इस फार्मूले में तो आप देखोगे 1/10 आ जाएगा और आर की वैल्यू 80। फिर यहाँ से आप यहाँ मैं पॉइंट हटाता हूँ, तो पॉइंट हटाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ 40 ना, तो इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से इसको 20 कैंसिल कर दिया और आपके पास अब कितना बचा बेटा, 1000। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और लास्ट में आप उतने अंक बाद आज करके क्या कर दो, डेसिमल लगा दो 3 अंक बाद। ठीक है, तो आपके पास इतना आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर 2.463 ATM। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन आपके पास लिखी हुई है। अब वहाँ पर आपको दिए हैं ये 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स एट 318 केल्विन। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन मिल रहा है 0.20 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एट 318 केल्विन। रेट कांस्टेंट मतलब के निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहले लिख लो क्या दिया है, पूरा रिएक्शन लिख लिया। N2O5 एक गैस है, 2NO2 गैस, हाफ O2 गैस। ठीक है, गिवन है, ये मान लिया 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। ये माइनस से दिया 0.20 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। अच्छा, टाइम दिया 60 मिनट। ठीक है, और के दिया यहाँ पर आपको निकालना है। अच्छा, log 6.2 की वैल्यू दिए हैं 0.7924। ठीक है, तो आपके पास अब हम लोग सब इसी को फार्मूले में रख देंगे, सारी वैल्यू डाटा को रख दीजिए। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला पहले लिख दो, के बराबर 2.303 log बेस 10 A/n-6। ए की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया पूरा,
यहाँ पर आपके -x की वैल्यू रख दिया। अच्छा t की जगह पर 60 रख दिया, तो बस ये पूरा कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा और 124/20 आ जाएगा। और वह इसको जब सॉल्व करेंगे तो 62/10 आने वाला है। ठीक है, इसको ऐसे कॉपी कर लिया, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6.2। ठीक है, अब log 6.2 की वैल्यू आपका दिया है पहले ही, तो बस यहाँ पर 0.7924 रख दीजिए log 6.2 की वैल्यू, और इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास तो आंसर क्या आ जाएगा 1.824/60। अच्छा, मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ तो आप पॉइंट यहाँ से जब मैं हटा रहा हूँ तो यहाँ 3 जीरो नीचे रख रहा हूँ। अच्छा, 60 को मैं लिख रहा हूँ 6 × 10। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करके ले आएंगे तो आपके पास इतना आंसर आ जाएगा, रेट कांस्टेंट आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कितना आ रहा 3.04 × 10⁻² मिनट इनवर्स। चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। ठीक है, अब सी पार्ट में आते हैं। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के कोई 4 पॉइंट आपको लिखना है और ये 4 नंबर का है। तो ये जो 4 पॉइंट है ना, काफ़ी डिटेल में डिस्कस हम लोग पहले के सेट में कर चुके हैं, तो यहाँ भी थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। और कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं? ड्यू टू डी ट्रांजिशन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब डी ट्रांजिशन क्या होता है, इसको डिटेल में जानने के लिए आप पहले सेट में जाइए। ठीक है पहले के सेट में। नेक्स्ट आपके पास है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्मॉल साइज होती है, बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। नेक्स्ट आपके पास है कैटालिटिक नेचर। ठीक है, तो कैटालिस्ट का काम करते हैं, और इसको भी हम लोग डिस्कस किए हैं पहले कि SO2 को B2O5 किस में चेंज कर देता है? SO3। ठीक है, तो कैटालिस्ट का भी काम करते हैं। और पैरामैग्नेटिक मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट, लगभग सभी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपके पास ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। इसके बारे में आप दूसरे सेट में, आप पहले के सेटों में जा कर के डिटेल जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो इतने से भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे जब, तो कह रहा राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन IPC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे नॉमेनक्लेचर लिखा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दो। जैसे मान लो आपके पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। पहली बार तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कब होगा ये देख लो। मान लो आपके पास A² ब्रैकेट है। ठीक है, तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आए तब हम इसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और पॉजिटिव चार्ज तब आएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स जब इधर कोई A9 होगा, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कैसे नाम करेंगे ये हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले नंबर क्या करेंगे, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड विथ अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे विथ अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, जो पहले अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में आएगा उसको पहले। नेक्स्ट में है कॉमन नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसका कॉमन नेम लिख देंगे। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल, नेम ऑफ A9 विदाउट नंबर लास्ट में सबसे लिखेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल है, देखो आपके पास ये आ गया ना। अब ये आपके पास आपके दाहिनी तरफ सल्फेट है, इसको जब तोड़ोगे तो SO4 और ये 2+ पर टूटेगा। चार्ज पर कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। तब सिंपल नाम इसका लिखोगे। तो चलो देखते हैं। 4 एमीन है तो टेट्रा मतलब नंबर के साथ टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, ऐसा लिखा जाएगा। आपके पास दूसरा एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर 6 है तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, इसको आप नंबर नहीं लिखना है, तो नेम ऑफ A9 विदाउट नंबर, ये केवल नाम लिखोगे, इस कितना है ये नहीं लिखोगे। दूसरा नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसका जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने किया ऐसे इसमें करेंगे। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, इधर भी नहीं कुछ है, तो सीधे अंदर आ जाओ स्क्वायर ब्रैकेट के, और लिगेंड पर चलो नाम करने के लिए।
तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, डाइक्लोराइडो 20। ये 2 क्लोरीन है तो बेटा मैं इसको क्लोराइडो लिखाता हूँ, डाइक्लोराइडो। और ये 20 मतलब एथाइलिन डाइएमीन है तो इसको हम 20 लिखते हैं। ब्रैकेट में इसका पूरा नाम एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे। अब आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायन कॉम्प्लेक्स। एनायन का हमें लिखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायन कॉम्प्लेक्स। तो एनायन में पहले लिखेंगे हम लोग कैटायन का नाम। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर है ए स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और यदि यहाँ पर कोई कैटायन है, ठीक है, तो कैटायन इसको जब तोड़ोगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कैटायन पर आएगा, तो कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कैसा लिखेंगे ये देखेंगे। तो जो मेटल का नाम लिखते हैं ना उसमें 8 ऐड करना है। ठीक, देखो, तो नेम ऑफ कैटायन विदाउट नंबर, नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विथ नंबर, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विथ सफिक्स 8 लगाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन में लिखेंगे। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड का नाम लिखना है और यहाँ मेटल में 8 लगाते हैं सफिक्स, तो यहाँ दिखा दिया। एग्जाम्पल में आ जाओ, जैसे K4 एफिशिएंट का होल 6 है। अब K प्लस में टूटेगा और इस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस मेटल में 8 लगाना है। तो चलो इसका नाम लिखोगे, नंबर नहीं लिखना, विदाउट नंबर मैंने लिखा। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड आ गया। ठीक है, ये हेक्सासाइनो या साइनाइडो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, साइनाइडो यहाँ कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, साइनो या साइनाइडो। ठीक, साइनाइडो भी लिख सकते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, कुछ मेटल में जो नाम में हम लोग कैसे ऐड करेंगे, मान लो मेटल आपके पास क्रोमियम है और कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ सिंपल क्रोमियम लिखोगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो क्रोमेट लिखोगे। ये देखो 8 लगा रहे हैं ना। ऐसे प्लेटिनम तो यहाँ प्लेटिनेट, कोबाल्ट तो कोबाल्टेट, निकिल तो निकलेट, एजी सिल्वर यहाँ लिखोगे तो यहाँ अर्जेंटेट, आयरन यहाँ लिखोगे तो फेरेट। ठीक है, और कुछ पॉइंट हम लोग देख लें। नो स्पेस बिटवीन मेटल एटम आयन एंड लिगेंड, मेटल एटम आयन और लिगेंड के बीच कोई स्पेस नहीं होता है। इफ लिगेंड नेम ऑलरेडी कंटेन डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स, यदि लिगेंड के नाम में पहले से डाई लगा है, ट्राई लगा है, तब प्रीफिक्स थोड़ा हम विशेष दे देते हैं अलग से। तो 2 बार यदि होगा तो 20, 3 बार होगा ट्रिस, 4 बार होगा तो टेट्राकिस इंस्टेड ऑफ डाई ट्राई टेट्रा। अच्छा, डाई उसके नाम में भी है और 2 बार है, फिर डाई लगाओ तो अच्छा नहीं है, इसीलिए थोड़ा स्पेशल नाम दे दिया जाता है 20 ट्रिस। ठीक है, और ये जो 20 ट्रिस है इसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं। ठीक है, पर इसका हाँ क्या करते हैं, नेम ऑफ द लिगेंड, इसको क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे लिगेंड के नाम को। ठीक है, 20 पहले लगा देंगे। जैसे ईएन आपके पास है, ईएन 2 बार है, एथाइलिन डाइएमीन इसका नाम है, तो इसका नाम 2 बार है तो इसको मैं 20 लिखूँगा, क्योंकि एथाइलिन डाइएमीन डाई इसके नाम में है, तो अब 2 बार है तो 20, और ब्रैकेट में अब लिखेंगे एथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा मल्टीपल लिगेंड, जैसे 2 बार लिगेंड है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पास अमोनिया है, मतलब अमोनिया को लिगेंड के फॉर्म में जब पढ़ोगे तो एमीन पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ ट्राई एमीन, और इसमें स्पेलिंग आप चेंज कर देंगे, AMMINE लिखेंगे। ठीक है, तो ट्राई एमीन। तो ये बस यहाँ तक हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 2023 सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12th का सेट नंबर 5, यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कोड है C, इसके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट जो है, इसमें क्या बोले हैं इसको देख लीजिए।
In an aqueous solution, 5% urea and 10% glucose by mass are present. The molar depression constant of water is 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. Calculate the freezing point of the solution. आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे तो यहाँ भी क्वेश्चन लिखा है। अब गिवन क्या है बेटा, गिवन है KF और हमें निकालना है TF, ठीक है। जैसा हम लोग जब इसको पढ़ते हैं ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, डेल्टा T0F माइनस TF। अब ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर ये है बेटा, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और यहाँ पर है ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस फार्मूले का आप देखिएगा, और इसका भी थोड़ा यूज आएगा इसमें लास्ट में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने सपोज कर लिया है वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ यूरिया W1 मान लिया, ये 5 ग्राम आपको दिया है, और वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर जो आपके पास आने वाला है कैपिटल W, ये 100 माइनस 5 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 85 ग्राम बचेगा। अब इस 85 ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 1000 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लोग करते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया मतलब M2, अच्छा यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। बस एटॉमिक मास को सबको रख करके आप ऐड कर लीजिए, तो आ जाएगा कितना, 60 ग्राम, ठीक है, पर मोल। तो मोल ऑफ यूरिया कैसे निकालोगे, W1/M1, इसको M1 माना है। तो यूरिया दिया था 5 ग्राम, अपन 60 कर देंगे तो इतने मोल आ जाएंगे, मोल आपने निकाल लिया। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज आप M2 ले लो, फार्मूला ग्लूकोज का क्या होता है बेटा, C6H12O6। तो यहाँ पर जब एटॉमिक मास हम रखते हैं सबका, तो मेरे पास इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना जाता है, 180 ग्राम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लीजिए, 10/8 180 कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.055 मोल, ठीक। अब मेरे पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। M यहाँ पर क्या है, मोलल्टी। अब मोलल्टी क्या होता है, देखो यहाँ पर रख दिया KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, नंबर अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट का मास हम लोग ऊपर ही निकाल चुके थे ना, 85 था, उसको आप किलोग्राम में चेंज कर लिए थे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारे पास 2 सॉल्यूट यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास है ग्लूकोज भी है, ठीक है, इसमें आपके पास यूरिया भी है। तो यहाँ पर दोनों के मोल ले लिए हैं, अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर N1 के मोल और N2 के मोल यहाँ पर ले लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देख रहा कि यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमें डेल्टा TF मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा डेल्टा TF, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल्टा TF 3.0 केल्विन ले सकते हो इसको, ठीक है। अब मैं इस फार्मूले का यूज करेंगे, ये जो अभी हम लोगों ने बताया था, डेल्टा TF आपने निकाल दिया, डेल्टा T0F माइनस TF, मुझे ये बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग
यही रखा है यहाँ पर डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू क्या रखा है, ये डेल्टा टी एफ की जगह पर आ गया आपके पास 3.02 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा टी नॉट एफ जो ले लिए हैं ये 273 केल्विन लिया गया है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी एफ निकल कर के आ जाएगा कितना, 269.98 केल्विन। तो ये आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का निकल कर के आ रहा है। अच्छा, मान लो आप 273 की जगह पर ये ले लेते हो 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस इतना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, -3.02 डिग्री सेल्सियस। तो आप चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। और दाहिनी तरफ आप यहाँ देख रहे होंगे तो मैंने लिखा है यहाँ पर डेल्टा टी नॉट एफ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले लो। ठीक है, या सॉल्वेंट ले लो आप यहाँ पर। टी नॉट एफ आप 0 डिग्री सेल्सियस यदि लेते हो तो इसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ठीक, और ये आपके पास फार्मूला डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये सॉल्वेंट का होता है, ये सॉल्यूशन का होता है। अब हम लोग इसको आर करके आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में होता है ना कि या तो आप ये करिए या फिर इस पार्ट को करिए, तो दूसरे पार्ट को देख लिया जाए। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी 138.9 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो पहले गिवन पॉइंट को हम लिखते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी दिए हैं 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और मोलरिटी कितना दिए हैं बेटा 1.5। कप्पा आपको निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 पानियम। कप्पा की वैल्यू आप यहाँ पर निकालना है आपको। ठीक है, तो आप इधर कर लीजिए कप्पा को, तो मोलर कंडक्टिविटी इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट हटा रहा हूँ तो मैं 1 10 यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 0। ठीक है, और यहाँ हटाने से फिर यहाँ लिख दिया मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास इतना आंसर आने वाला है। तो आप देखेंगे 5 0 है, तो 5 प्लेस के बाद आप यहाँ पर ले आकर के क्या रख देंगे, पॉइंट रख देंगे, तो ये आंसर आएगा आपके पास। ये आ जाएगा आपका कप्पा। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कप्पा को। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की तरह। तो यहाँ से आ जाएगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में देखिए क्या कहा है। इन्होंने कहा ये अल्कोहल से रिलेटेड है। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने का कोई 2 मेथड लिखिए। एंड आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल विथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहली बार हेडिंग डाल लीजिए। 2 मेथड लिखना है। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH प्रेजेंट हो। तो मैं पहला रिएक्शन लिख रहा हूँ फ्रॉम हेलोएल्केन। हेलोएल्केन मतलब RX एल्किल हैलाइड, जब एक्वस के बेस से रिएक्शन करता है तो अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका R, इसका OH, ROH बन जाएगा, और इसका X बाहर जाएगा। इसकी जगह पर आप X की जगह पर ब्रोमीन ले लें, R की जगह पर C2H5Br। ठीक है, ये ले लिया, मतलब RX की जगह पर क्या ले लिया, C2H5Br, ब्रोमो एथेन नाम है। रिएक्शन कराएंगे, आपके पास एथेनॉल बनेगा, KBr बाहर जाएगा। पहला मेथड तो हो गया। दूसरा मेथड आपके पास ऐसा आने वाला है, एल्कीन से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन। देखो पहले आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, अब इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो,
तो देखिए पहले कार्बन था आपके पास C2H4 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन। अब तुमने 2 हाइड्रोजन ऐड किया, 1 ऑक्सीजन ऐड किया, तो आपके पास कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, यदि आप प्रोपीन लेते हो, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप H+, ये OH-, तो अब यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाता है। ठीक है, देखिए वाटर का H ना डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन अधिक होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर जाने वाला है, तो ये हो जाएगा CH3 और OH यहाँ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। ये मार्कोनी का प्रोडक्ट है। तो 2 मेथड हम लोगों ने देख लिया है बनाने का एल्कोहल। अब हम लोग देखते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन इसका डिफरेंट टेम्परेचर में। रिएक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल विद कंसनट्रेट H2SO4 एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला तो इन्होंने लिया एट 383 केल्विन और 110 डिग्री सेल्सियस। जब ये इससे रिएक्शन करता है तो बनाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, देखिए आपके पास, इसको आप ऐसा लिख लो, देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं C2H5OH प्लस HHSO4 ऐसे लिख लो और यहाँ से वाटर बाहर करो। ठीक है, तो आपके पास बनेगा C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसी का नाम है। यही तो बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, आप लेकर जाते हो 413 केल्विन पर। देखिए अब मैंने डिफरेंट टेम्परेचर लाया है, 413 केल्विन पर लेकर जाते हैं तो, या फिर 140 डिग्री सेल्सियस उसी को बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ईथर बनता है। ठीक है, तो ईथर बनने वाला है, तो यहाँ एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से वाटर जाएगा बाहर, इसका H इसका OH, तो ये बच जाएगा C2H5O, C2H5 जो यहाँ पर बना है ईथर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसका नाम है डाई एथिल ईथर या फिर एथॉक्सी एथेन इसे बोल सकते हैं। तो 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनाता है, ईथर। आपके पास दूसरा देखेंगे हम लोग, ये टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए या 443 केल्विन, तो फिर आपके पास एल्कीन बनता है, एथीन, और वाटर बाहर जाता है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन है। अब इसी का आर पार्ट है। आर में आपके पास 2 रिएक्शन दिया है और इसमें आपको 2.5 नंबर का है। ठीक है, तो पहला तो इन्होंने दिया रेमर-टीमन रिएक्शन, जो बच्चों को भी याद है, बहुत काफ़ी बार आता है, हर सेट में हर साल रेमर-टीमन रिएक्शन आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, फिनाल क्लोरोफॉर्म NaOH से रिएक्शन करता है, वाटर लास्ट में हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, तो आपके पास बनता है आर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हो उसको, आर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सॉरी, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, सैलिसिलडिहाइड बोलते हो। ठीक है, ये देखिए एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर आर्थो पर हाइड्रोक्सी है, मिला जुला करके यहाँ पर आपके पास सैलिसिलडिहाइड बन रहा है। अच्छा, यदि हम लोग यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लें क्लोरोफार्म की जगह पर, तब यहाँ पर बनेगा क्या, COOH बन जाएगा, तो उसे सैलिसिलिक एसिड बोलोगे। तो अभी हम लोग यही केस देख रहे हैं, तो यहाँ पर सैलिसिलडिहाइड बन रहा है। ठीक है, अच्छा 2.5 नंबर का है, तो आप मैकेनिज्म इसका देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे आपके पास ये क्लोरोफार्म है, ठीक है, NaOH से रिएक्शन करता है तो डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, NaCl H2O बाहर जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखोगे, जब फिनाल से H निकालते हो तो फिनाक्साइड बनता है, H बाहर चला गया। अब लिखा होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बेटा यही है CCl2 ऑन फिनॉक्साइड आयन। तो बस यहाँ पर आप अटैक करवाने वाले हो। ये हाइड्रोजन दिखाया गया है बेंजीन रिंग का है, तो यहाँ पर अब देखेंगे तो ये बांड यहाँ टूटेगा और इसका जो H है ना वो इसके पास आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा।
अब यहाँ से आप क्या करोगे, लाओगे NaOH2 मॉलिक्यूल के, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 NaOH लाएंगे, तो यहाँ देखिए एक OH यहाँ आ जाएगा और एक OH यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास आप निकाल सकते हो 2 NaCl बाहर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कर दिया तो हमारे पास ये बन गया। अब एक कार्बन पर 2 OH है, तो यहाँ से वाटर निकलने वाला है, तो वाटर निकाल देंगे, तो देखिए यहाँ वाटर निकाला गया, तो हमारे पास क्या बन गया, आपके पास ये CHO ग्रुप बन गया। अच्छा, लास्ट में एसिडिफिकेशन किया गया तो ये H यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, तो आप यहाँ से जब रायमर-टिमन रिएक्शन मिले तो आप इसको लिख सकते हैं, ये रिएक्शन यहाँ से मैकेनिज्म नहीं आता है तो कोई बात नहीं। फिनाल क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक NaOH, सेकंड स्टेप में वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस और बनेगा सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये है आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है यहाँ पर, इसलिए ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक, अब इसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, कौन सा रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में जो है आपके पास बनता है सैलिसिलिक एसिड। फिनाल पहले रिएक्शन करेगा NaOH से, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो CO2 है ना, यहाँ पर जो CO2 आने वाला है आपके पास, ये यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। अच्छा, हाइड्रोजन के बीच में CO2 को ले आए तो COOH हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो आपके पास बनने वाला ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनने वाला है। ठीक है, आप इसी को बोल सकते हो क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, तो आपके पास यहाँ आप बोल लो इसको सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड ये बन जाएगा। ठीक, तो कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो हमारे पास आ गया ये। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये यहाँ पर जो CO2 है ना, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, तो CO2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आता है। ठीक है, आप ऐसा भी देख सकते हो बेटा, बहुत से बच्चे लिखते हैं, जैसे आपके पास ये फिनाल है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अभी मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, एरो पर मैं लिख रहा हूँ NaOH ऑब्लिक CO2 और दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन कर देना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ CO2 का केवल काम, CO2 आता है और इसी के बीच में आकर के बैठ जाता है, समझो CO2। ठीक है, तो यहाँ जब ये बन आएगा तो आपके पास क्या बनने वाला है, ऐसे पूरा रहने दो, और ये जो आपने दिखाया ये H वाला, इसी के बीच में क्या रखना है, COOH, तो यही तो बनने वाला है, इसी को बोला जा रहा है सैलिसिलिक एसिड। देखिए आपके पास ये बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ये माइनर है, ये मेजर है, तो ये इंसर्शन हो जा रहा है, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ से देखिए आपको मिलने वाला है, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। पिक्रिक एसिड बनाना है क्लोरोबेंजीन से, तो पिक्रिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन आपने लिया NaOH से 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर, रिएक्शन कराएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसका एसिडिफिकेशन आपने किया, डाइल्यूट HCl लाया, तो यहाँ से NaCl बाहर कर दिया, बन गया आपके पास फिनाल, और फिनाल का नाइट्रेशन आपने कर दिया कंसनट्रेशन 3 की प्रेजेंस में, तो बन गया पिक्रिक एसिड। ठीक है, अब इसको नंबरिंग दे दो, ये 1 है, 2 3 4 5 6, तो देख रहे हैं ना 2 4 6 पोजीशन पर नाइट्रो है और 3 बार है, तो ट्राई नाइट्रोफिनाल और पिक्रिक एसिड इसे बोल सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास आता है, आपको बनाना है डाइक्लोरोबेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर हेलोजिनेशन होगा, तो आर्थो पैरा पर एक क्लोरीन और लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एक मेजर प्रोडक्ट आपके पास बनने वाला, एक माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास सल्फोनेशन रिएक्शन करना है इसका, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से बनाना है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसको, यहाँ पर सल्फोनेशन आर्थो और पैरा पर क्या जा रहा है, SO3H ला करके हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। और वहाँ से मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, एक H जाएगा, SO3H आएगा, तो यहाँ से ऐसा बन जाएगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर, इसी का R करके पार्ट आता है, और ये क्या कह रहा है इसको देख लिया जाए। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखना है, तो आप SN1 SN2 रिएक्शन को लिखें, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देख रहे होंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ व्हेन ए ग्रुप आर एटम रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ से आप देख रहे होंगे सबस्ट्रेट है, X बाहर जाएगा, तो X जाने वाला न्यूक्लियोफाइल आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, इस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक तो SN1 रिएक्शन आप पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, और दूसरा पढ़ते हो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, जिसे SN2 रिएक्शन आप बोलते हो। अब दोनों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, SN1 और SN2 को। तो पहला हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन आप देखेंगे तो पहली बात तो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, न्यूक्लियोफाइल बेटा दोनों साइड से अटैक कर सकता है, और ये टर्सरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा देता है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए यहाँ पर लिया गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसका नाम है 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन। आप यहाँ से रिएक्शन करा रहे हैं, बन रहा आपके पास OH यहाँ आ रहा, ब्रोमीन बाहर जा रहा, ठीक है, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। इसकी मैकेनिज्म देख लो। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्लो स्टेप है, यहाँ से पहले Br बाहर जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसी को कार्बोकैटायन बोला जाएगा, और ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट। अब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है, स्टेप फास्ट होता है और आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पर, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा SN1 रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और ये सबसे कम मेथिल हैलाइड, ठीक है। स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन देख लेंगे तो टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, ठीक। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, इसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O, ROH, NH3 ETC की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम लोग देखेंगे SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 क्या होता है बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें कंप्लीट इन्वर्जन होता है, जिसे वाल्डर इन्वर्जन बोलते हो। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, स्टीरिक हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें हो जाता है। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, और यहाँ पर जिस एल्किल हैलाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा वो ज़्यादा SN2 देना प्रीफर करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे CH3Cl OH से रिएक्शन करके CH3OH बनाया जा रहा है और Cl बाहर जा रहा है। तो देखिए इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, जैसे जैसे करीब आ रहा है
इस कार्बन के, वैसे कार्बन क्लोरीन के बीच बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऐसा कुछ ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। इसी को बोला जाता है, इन्वर्ट हो जाता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये अनस्टेबल होता है क्योंकि कार्बन की बैलेंसिंग यहाँ पर 5 हो जाने वाली है। ठीक, उसके बाद तुरंत प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये OH देखिए आप इधर लिखा हूँ, इसका मतलब ये है कि बैक साइड से आ रहा है। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास दोनों पर डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पर। इसलिए ऑर्डर इसका क्या होता है बेटा, 2। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन के लिए है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, फिर इसमें सबसे ज़्यादा ये है, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एसीटोन, THF, DMF, DMSO। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखा जाए, और बी पार्ट में आपके पास ऐसा होने वाला है, यहाँ भी हमें लगता है कन्वर्जन ही है। हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजोइक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। आप टॉलुइन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, तो बेंजोइक एसिड फ्रॉम टॉलुइन। तो देखिए, एल्किल बेंजीन कंटेनिंग बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्कालाइन और एसिडिक KMnO4 गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है KMnO4 कि जो एल्किल बेंजीन होता है ना, उसको COOH में चेंज करता है। तो देखिए, पहले ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा सोडियम बेंजोएट, और इसका एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक, तो यही है आपके पास बेंजोइक एसिड। ठीक, अब यहाँ पर हमें बनाना है बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड। तो देखिए, यहाँ इसका भी एसिडिफिकेशन किया, हाइड्रोलिसिस किया गया, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया बाहर चला गया। आप इसको यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। ठीक, हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, ये आपके पास बेंजामाइड है। ठीक, आपके पास ये बेंजामाइड है, इस बांड को तोड़ना है तुम्हें, इधर OH देना है, इधर H, तो ये क्या हो जाएगा NH3, अमोनिया बाहर चला जाएगा, बचेगा आपके पास COOH। यही बनाना है बेंजोइक एसिड, यहाँ पर आपको बन गया। नेक्स्ट आपके पास है बेंजोइक एसिड फ्रॉम एथिल बेंजोएट, एस्टर है एथिल बेंजोएट। ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, तो देखो यदि आप यहाँ पर इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो तो इसको H दे दो, इसको OH। ठीक है, यहाँ पर ऐसे तोड़ो, इसको H, इसको OH, तो आपके पास यहाँ H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड और ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल। ठीक, अब इसका R पार्ट देख लिया जाए, इसमें पूछ लिया एल्डोल कंडेंसेशन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन कैसे कंपाउंड देंगे, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। रिएजेंट ऑफ NaOH, Na2CO3 बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, मान लो आपके पास CHO ग्रुप है, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे आप जब देखेंगे यहाँ पर एक कार्बोनिल कार्बन कीटोन वाला, ये भी अल्फा है, अल्फा डैश मान लो। मैं यहाँ पर एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर CH3CHO को मैंने ऐसे लिखा है और दूसरे CH3CHO को ऐसा लिखा है, H मतलब ये CH3CHO ही है। तो देखो, इस बॉन्ड को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये जो बॉन्ड आपके पास है, आप बॉन्ड को इसको ऐसे कुछ तोड़ो। ठीक है, इसको जब ऐसे तोड़ोगे तो ये H+ के रूप में जाएगा और यहाँ माइनस चार्ज आएगा। अच्छा, यहाँ प्लस था, इसके बीच आप बॉन्ड बनाओगे। अच्छा, इसका जो H+ है इसकी O नेगेटिव के पास पहुँच जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसा बनने वाला है, ये H आ जाएगा और इसके बीच बॉन्ड। ये आपके पास अल्फा है, ये बीटा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड बन जाता है जिसे एल्डोल बोला जाता है। एल्डोल में क्या है, एक एल्डिहाइड यहाँ पर है, एक एल्कोहल ग्रुप है। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H ये वाटर के रूप में बाहर जाएगा, तो यहाँ इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसी का नाम क्या हो जाता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। ये एल्डाल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एसीटोन। ठीक है, इसी का नाम है एसीटोन बोल लो या प्रोपेनोन बोल लो। ठीक, अब मैं CH3CO को इस तरह से लिख रहा हूँ, फिर से मैं वही कर रहा हूँ। इस बॉन्ड को यहाँ घुमाया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ HCH2, ये यहाँ बॉन्ड घुमाया, ये आएगा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये आएगा इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखोगे कुछ ऐसा बन जाएगा। रिएजेंट आप यहाँ पर ले रहे हो बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो एक कीटोल बन रहा है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आप निकालिए, इसका OH और इसका H, तो वाटर जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, तो ये आपके पास कीटोन में हम लोगों ने रिएक्शन दिखा दिया। अब इसके दो पार्ट और हैं, दो रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन वाला देख लिया जाए। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का बाहर जाना। ठीक है, ये सोडा लाइम है, सोडा लाइम जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। मुझे मान लो करना है, ये आपके पास RCOOH है। अब यहाँ से मुझे ये CO2 को बाहर करना है, तो मेरे पास RH बनेगा। यही मेन मतलब है CO2 का निकलना, डीकार्बोक्सिलेशन। अब देख रहे होंगे लेकिन किस तरह से लिखा है। सोडा लाइम मैंने लिख दिया है NaOH के मिक्सचर को, कैल्शियम ऑक्साइड है ये। पहली बात तो सोडियम को मैंने रिएक्शन कराया, तो RCOONA बना, हाफ H2 बाहर गया। अब सोडा लाइम को लाएंगे, तो NaOH रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। यहाँ से देखो इतना पार्ट मैं निकाल रहा हूँ, तो ये Na2CO3 बन रहा और ये R और ये H बन रहा। ठीक है, तो यहाँ से CO2 निकल रहा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर R की जगह पर CH3 ले लिया गया और आपके पास यहाँ पर एल्केन बन रहा। ठीक, तो ये है यहाँ पर। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो वो कैनिजारो देगा। यहाँ पर रिएजेंट ला सकते हैं, कंसनट्रेट NaOH और कंसनट्रेट KOH। अब यहाँ पर देखो बेटा, मैं मेथेनल के 2 मॉलिक्यूल लिया हूँ। ठीक है, तो एक का हो जाएगा रिडक्शन, एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा और इसी के रिडक्शन से क्या बनने आ जाएगा, इसी का साल्ट। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें। जैसे आपने कहा कि यदि हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दे तो HCOOH बन जाएगा ना, लेकिन उसमें सॉल्यूशन में NaOH भी तो प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये वाटर बाहर चला जाता है और इस फॉर्म में आपको मिलता है। ठीक है, Na कर लो या K कर लो, जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ KOH है तो क्या आ गया, यदि NaOH होता तो Na आ जाता, मतलब ये आपके पास बनेगा। यहाँ पर वैसे यदि आप बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से बेंजिल अल्कोहल बनेगा, सोडियम बेंजोएट। ये तीसरा कंपाउंड है जो भी आपके पास कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। इसमें क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जिसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो आज हम लोग बेटा 5 सेट कंप्लीट कर लिए हैं 2023 के, और आप सब चैनल को देख रहे हैं तो अच्छी बात है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।